कहते हैं कि चुनौती जितनी बड़ी होती है कामयाबी भी उतनी ही शानदार हो जाती है। भारतीय नौसेना की आईएनएस तारिणी ने ऐसी ही कामयाबी की इबारत लिख दी है। 6 महीने का हैरत अंगेज सफर पूरा करने के बाद नौसेना का ये जहाज वापस गोवा पहुंच गया। इस वापसी पर समंदर के जांबाजों की हौसला अफजाई के लिए नौसेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। ये लम्हा ऐतिहासिक है, ये कामयाबी शानदार है। समंदर में 188 दिनों के हैरत अंगेज सफर से लौटे आईएनएस तारिणी का गोवा में कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। आईएनएस तारिणी के फ्लैग इन के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार खुद मौजूद थे। समंदर में इस ऐतिहासिक सफर के पूरा होने पर सभी ने आईएनएस तारिणी पर मौजूद अधिकारियों को बधाई दी। मैं विशेष अभिनंदन करती हूँ लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना का, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा का, जो भारतीय नौसेना में अपनी सेवा के साथ साथ राष्ट्र को प्रखरता से प्रमाण दे रही हैं कि महिला को अगर राष्ट्र सेवा का मौका दिया जाए, चाहे वो नेवी ही क्यों न हो, तो वो उत्तीर्ण हो सकती हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री गोवा ने अभी भी कहा, 160 दिवस की इस अवधि में विश्व भर का सर्कम नेविगेशन अपने आप में एक इतिहास बनाने की प्रेरणा देता है। इंडियन नेवी इस तरह के एक्सपीडिशंस इंडियन नेवल इसी पोर्ट से करते आ रहे हैं। इससे आगे भी इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए गोवा सरकार की तरफ से हमेशा के लिए सपोर्ट दिया है। इससे आगे भी उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इससे 2 वुमेन ऑफिसर्स जो अभी कंटिन्यूसली 160 डेज नेविगेशन पे थे, तो नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए और खास करके मैं उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। मेरी दोनों वुमेन बहन इस तरह से उनकी जो नेवल ऑफिसर्स पूरे तरह से 160 डेज बाहर रह के जिस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया, मुझे लगता है कि बाकी जो गोवा के वुमेन्स हैं उनसे प्रेरणा लें और इसी तरह से आगे टू ज्वाइन द नेवी, टू ज्वाइन द मिलिट्री फोर्सेस, इससे आगे आएंगी। आईएनएस तारिणी की कमान 2 महिला अधिकारियों समेत नौसेना के 6 अधिकारियों के हाथों में थी। तारिणी का ये सफर पिछले साल 17 नवंबर को शुरू हुआ था। अपने 6 महीने की ट्रांस ओशनिक मिशन के दौरान आईएनएस तारिणी ने कई महाद्वीपों और महासागरों का सफर तय किया। लहरों के इस योद्धा ने ब्राजील में रियो डी जेनेरियो से केप टाउन के बीच केप टू रियो रेस में हिस्सा लिया। 2 women officers who are here today, we are looking at them, at least one of them doing a solo circumnavigation around the world. So that is one of the aims of this sortie. We have been getting a lot of support from the government of Goa. समंदर में आईएनएस तारिणी का 188 दिनों का ये सफर चुनौतियों से भरा रहा। इस हैरत अंगेज यात्रा में नौसेना के इस जहाज ने समंदर की ऊंची ऊंची लहरों का सामना किया। बदलते मौसम को भांपते हुए रास्ते बदलकर आईएनएस तारिणी ने हर मुश्किल को पार किया। आईएनएस तारिणी का ये सफर पूरी दुनिया में भारतीय नौसेना की ताकत का प्रमाण है। इस ऐतिहासिक सफर को पूरा करके आईएनएस तारिणी ने समंदर की लहरों से मुकाबला करने की अपनी काबिलियत पर मुहर लगा दी है। समंदर में ऐसे सफर के लिए बेहतरीन नेविगेशन और सेलिंग का अनुभव जरूरी है। नौसेना के इन 6 जाबाजों ने साबित कर दिया कि उनके हुनर और हौसले के सामने समंदर की सारी चुनौतियों ने घुटना टेक दिया। ये कामयाबी बरसों की मेहनत और लगन से ही हासिल की जा सकती है। उफनते समंदर को पार कर नौसेना के इन 6 जाबाजों ने पूरी दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साहिल पर घरौंदा बनाने का हौसला रखने वालों से कई बार लहरें भी हार मान लेती हैं। इस बार सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने वालों में कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने हालात की दुश्वारियों से लड़ते हुए ये कामयाबी हासिल की है। देखिए ये रिपोर्ट।
कामयाबी, सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। इसे साबित कर दिखाया है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की बेटी कल्पना पांडे ने। कल्पना के पिता रमेश चंद्र पांडे करूड़ बाजार में मामूली किराने की दुकान चलाते हैं और बेटी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम में 102वीं रैंक हासिल की है। 2019 से मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ये मेरा दूसरा प्रयास था और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये क्लियर हुआ। और सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें भी अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, उनके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी फाइट अच्छी देनी चाहिए, हमें मेहनत इतनी अच्छी करनी चाहिए कि हमें फिर उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा उसकी ज़्यादा डर ना लगे और कभी लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि ये कर लिया होता तो ये हो जाता। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अक्षम वर्मा ने बेहद मामूली परवरिश में पल बढ़कर यूपीएससी एग्जाम में 817वीं रैंक हासिल की है। अक्षय के पिता खेती किसानी कर अपनी आजीविका चलाते हैं। अक्षय वर्मा अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माँ बाप को ही देते हैं। क्योंकि मेरी फैमिली उसके पीछे है, मेरे माता पिता और मेरे भाई, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था इस चीज़ के लिए। पहले भी जब मैंने इसका सोचा था इसके बारे में, उन्होंने ही मेरे को बोला था कि तू कर, यदि तेरे से हो जाएगा तो बिल्कुल कर सकता है। उन्होंने वैसे मेरे को मोटिवेट किया था। बिहार में सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर कस्बे में केमिस्ट की छोटी सी दुकान चलाने वाले कुमार भूषण झा की गुदड़ी के लाल निर्मल कुमार झा ने ऑल इंडिया 82वीं रैंक हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। निर्मल कुमार झा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मैं एक दवा दुकान किए हुआ हूँ और उसी से पूरा परिवार का भरण पोषण और उसको वहाँ तक ले जाने का उसी से माध्यम है, वही एक माध्यम था मेरा। सतना जिले के खड़ोरा के रहने वाले 27 वर्षीय अनूप बागरी ने 4 बार नाकामी मिलने के बाद भी हार नहीं मानी और आखिरकार उनकी 5वीं कोशिश रंग लाई। एक मामूली किसान और साधारण परिवेश में रहने वाले अनूप ने ऑल इंडिया 889वीं रैंक हासिल की। कॉलेज के आखिरी ईयर में थे, लास्ट ईयर पे था, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। तब मैंने कॉलेज के लास्ट टाइम पे इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे एग्जाम का पैटर्न होता है। उसके बाद मेरा कॉलेज ख़त्म होते ही मैं दिल्ली गया प्रिपरेशन के लिए, जहां मैंने अपने वैकल्पिक विषय की 6 महीने तैयारी की। उसके बाद मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूं और ये मुझे 5वें अटेम्प्ट पे सफलता मिली है। यूपीएससी में कामयाबी का झंडा गाड़ने वाले ऐसे और भी कई अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने जिंदगी की बेशुमार दुश्वारियों के बीच अपनी मेहनत और लगन के दम पर देश का सबसे प्रतिष्ठित कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया। सतना से योगी तारा और सहरसा से धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पता चलिए कैंपस चेंज हो गया। और चलिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 टॉपर्स जुड़ गए हैं। गरिमा है जिन्होंने 2nd रैंक हासिल किया है यूपीएससी में और साथ ही साथ एक शख्स ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में हवलदार हैं और नौकरी करते हुए सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना अपने आप में वाकई ही बहुत ही कमाल की बात है। आप दोनों की सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। गरिमा, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस जीएनटी की पूरी टीम से आप बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा लग रहा है, कैसा रहा ये मोमेंट जब आपको पता चला कि यू हैव अचीव्ड द 2nd रैंक? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली लकी, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अपनी रैंक देखकर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, बट नाउ आई फील वेरी हैप्पी। राम भजन, आप बताइए, नौकरी करते हुए पढ़ाई करना, तैयारी करना, दिन रात मेहनत करना, दोनों तरह से नौकरी की और पढ़ाई की, और फिर 667 रैंक रहा है आपका, आप पास हो गए, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन बताइए कैसा रहा आपका अनुभव? थैंक यू मैडम, जैसा कि नौकरी भी काफी हार्ड होती है पुलिस की, तो इससे तालमेल बनाने में काफी दिक्कत हुई और समय की काफी कमी रही। इसकी वजह से मुझे मैडम 8वें जो अटेम्प्ट में सफलता मिली है। तो 8 घंटे लगभग ड्यूटी करनी होती है, ड्यूटी भी काफी हार्ड होती है। उसके बाद 7-8 घंटे और निकालना,
तो मतलब मैडम सोने के लिए भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो हरभजन, टाइम मैनेजमेंट, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी हरभजन, टाइम मैनेजमेंट जैसे आपने कहा ना कि नौकरी भी करते हैं आप, जी नौकरी भी करते थे और उस टाइम को भी मैनेज करना, साथ ही साथ पढ़ाई भी करना, तो कैसे मैनेज किया, कैसे इस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया? मैम टाइम मैनेजमेंट के लिए यह है कि मैम कम से कम समय बर्बाद करो, टारगेट पे फोकस रहो और मैडम अनुशासित रहते हुए अपना डिसिप्लिन साथ धैर्य के साथ और कंटिन्यूअस स्टडी जारी रखो। मैम गरिमा, आपने बताया कि आपने दूसरी बार में क्लियर किया है, राइट? तो पहली बार में आप जब आपने एग्जाम्स दिए, आप अपीयर हुई, उसकी तैयारी में और दूसरी बार की तैयारी में ऐसा क्या किया कि दूसरी बार में सफलता हासिल हो गई? क्या आप रेक्टिफाई कर पाई थी कि पहली बार में जो आपने गलतियां की या जो कुछ कमी रह गई थी उन्हें रेक्टिफाई करके आप दूसरी बार पास हुई? मेहनत और दिमाग दोनों इसके लिए बहुत जरूरी है। पहली बार में मैंने अपने दोनों पेपर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मैं अपना पूरा टाइम पहला पेपर जीएस प्रिपेयर करने में लगी रही और सीसैट को बहुत इग्नोर किया, जिसकी वजह से मुझे सीसैट उतने मार्क्स नहीं है। बट दूसरी बार मैंने प्रॉपर टाइम डेडिकेट किया सीसैट के लिए और मॉक टेस्ट भी दिए जो मैंने पहली बार में नहीं दिए, और मैंने अपना स्लीप शेड्यूल भी एग्जाम के अकॉर्डिंग अलाइन किया, जो कि मैंने पहले अटेम्प्ट में नहीं किया था। रामभजन, जो आप जॉब करते हैं ना, दिल्ली पुलिस में आप हवलदार हैं, वो काम भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है, वो काम भी उतना ही डिफिकल्ट है, और ये इस एग्जाम को पास करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। मुझे ये बताइए कि पूरा प्रोसेस आपके लिए कैसा रहा? जब आप अपने आप को डिवोट करने लगे थे इस काम के लिए, आपने सोचा था कि आप पास कर जाएंगे, ये हो जाएगा? जी मैम यही तो प्रेरणा थी कि मैं इसको कर पाऊंगा अंततः, और मैं अपनी कमियों को दूर करता रहा, जो मुझे शॉर्टेज लगी मैं को दूर करता रहा। मुझे विश्वास था कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा और एक दिन जरूर सफल होगा। रामभजन, कोई गाइड था आपको, गाइड करने के लिए कोई था, कोई मेंटोर था जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिला इसके लिए? मैम दुर्भाग्य से प्रॉपर गाइडेंस तो नहीं मिली, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। सेल्फ स्टडी करते हुए मैम जहाँ से जो भी मदद ली अपने डिपार्टमेंट से, जो सीनियर ऑफिसर से, उनसे कोचिंग से, वो जो स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है उनका एनालिसिस करके मैम खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनाई। और मैम जैसे इंटरव्यू के लेवल पे फिरोज आलम सर है मैम, जो 2019 में चयनित हुए थे कांस्टेबल से, पहली बार वो बने थे, तो उनसे भी काफी प्रेरणा मिली, उन्होंने सपोर्ट भी किया काफी। मैम इंटरव्यू की तैयारी एटलीस्ट उन्होंने ही करवाई जी। अच्छा, और गरिमा आप बताइए, आमतौर पे यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो 16 से 17 घंटे आमतौर पर देते हैं पढ़ाई को। आपने दिन में कितने घंटे पढ़ाई करी? मैम मेरा यही रहा हमेशा से कि मोर देन द नंबर ऑफ आवर्स, मैं ये कोशिश करूँ कि मैं कितना प्रोडक्टिव टाइम निकाल पा रही हूँ। तो मेरा जो दिन भर का टारगेट था कि मुझे आज इतने यूनिट्स कंप्लीट करने या इतने चैप्टर्स करने, मैं वो कंप्लीट कर लूँ, भले वो 8 घंटे में हो, 6 घंटे में हो जाए या 10 घंटे लगे। तो मेरा आउटकम ओरिएंटेड ज्यादा प्रिपरेशन रहता था रादर देन टाइम ओरिएंटेड। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं गुड न्यूज टुडे की तरफ से। और सिविल सर्विसेज एग्जाम में देखिए ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल करने वाली स्मृति मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और चलिए इन्हीं से बात करते हैं। स्मृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मृति मिश्रा, तीसरे प्रयास में आपको ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल हुआ है। सफलता और विफलता के बीच में इसको एक्सेप्ट कर लेना, इस चैलेंज को पार कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कामयाबी का अगर मैं मंत्र पूछना चाहूं तो क्या रहा? कामयाबी का कोई ऐसे राज नहीं होता है, ओपन सीक्रेट है ये तो, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, परसिवियरेंस और थोड़ा खुद पे विश्वास, वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक किसी भी चीज़ में, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाकी भी लाइफ में इन जनरल बहुत ज़रूरी है, तो यही है। जी स्मृति, वैसे आपके पिता तो पुलिस में हैं, दरोगा से प्रमोट होकर सीईओ तक पहुंचे हैं और आप आईएएस बन चुकी हैं। पहली सूचना के बाद आपके पिता का क्या रिएक्शन था? वो बहुत ज़्यादा खुश थे, पर उससे भी ज़्यादा रिलीव्ड थे, बिकॉज ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और ये साइकिल बहुत विशियस है, पता नहीं चलता है कि कब साल बीत जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिलीव थे और खुश दोनों ही थे। तो यही उनका रिएक्शन था कि फाइनली ये साइकिल ख़त्म हुआ तुम्हारा। और
रैंक भी बहुत ही अच्छी आई है, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। बहुत ज्यादा खुश, आई एम श्योर कि सारे ही होंगे। आप लॉ की पढ़ाई कर रही हैं स्मृति, तो लॉ की पढ़ाई से सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने में आपको सहायता कैसे मिली? लॉ का सिलेबस बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है पेपर टू में स्पेशली, और इन जनरल भी लॉ बहुत, वैसे आपको मतलब एक माइंड ओपनिंग एक्सरसाइज है, नॉट नेसेसरीली कि आप लिटिगेशन करो या लॉयरिंग करो, बट सोचने की क्षमता जो है वो लॉ बढ़ाता है। तो इन दोनों एस्पेक्ट में लॉ की पढ़ाई ने बहुत मदद की है मेरी सिविल सर्विसेज में, और मेरे अभी भी एग्जाम्स ही चल रहे हैं, तो मुझे और एग्जाम्स देने हैं, उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी लॉ की। स्मृति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट। आपके एग्जाम चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप भविष्य में कामयाबी पाएं। चलिए अब बात कुछ दूसरी खबरों की भी करते हैं। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दिल्ली के अलावा देश में 2 और राष्ट्रपति भवन है, एक शिमला में और दूसरा हैदराबाद में। आज हम आपको शिमला के मशोबरा में मौजूद राष्ट्रपति निवास के भ्रमण पे लिए चलते हैं, जिसे जनता के लिए पहली बार खोला गया है। दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद राष्ट्रपति निवास में स्थानीय लोगों और सैलानियों का तांता लगा हुआ है। स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में यहां आ रहे हैं। शिमला के मशोबरा की खूबसूरत वादियों में बने इस राष्ट्रपति निवास को करीब 1 महीने पहले पहली दफा आम जनता के लिए खोला गया था। तब से अब तक 5000 से ज्यादा लोग राष्ट्रपति निवास का दीदार कर चुके हैं। राष्ट्रपति निवास को करीब से देखने, महसूस करने का कौतूहल हमेशा से लोगों में रहा है। बच्चों के लिए तो ये न सिर्फ नया अनुभव है, बल्कि ऐतिहासिक विरासत को देखने और समझने का मौका भी है, जिससे बच्चे बेहद उत्साहित हैं। हमें काफी कुछ देखने को मिला, यहाँ पर पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता चला, और यहाँ पर 3 रेयर जैसे ट्री हैं, बहुत मतलब जो कलर चेंज करते हैं, अभी कुछ बरगंडी सा कलर इनका ग्रीन हो जाता है, फिर कुछ मतलब इनका कलर काफी कुछ है यहाँ पर जो मतलब काफी कुछ जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। हमें तो पहले मतलब पता भी नहीं था कि यहाँ पे राष्ट्रीय भवन है, तो मतलब हमें यहाँ जब पब्लिकली ओपन किया तब हमें पता चला है, और यहाँ पे कई तरह के मतलब फ्लावर्स है। देवदार के पेड़ों से घिरे इस राष्ट्रपति निवास की एक खासियत ये भी है कि ये दाजी दीवार के साथ पूरी तरह लकड़ी के ढांचे से बना हुआ है। 10,628 वर्ग फीट में फैला ये ऐतिहासिक भवन 173 साल पुराना है। इसे रिट्रीट बिल्डिंग के नाम से पुकारा जाता है। कोटी रियासत के राजा ने इस इमारत को बनवाया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लॉर्ड एल्गिन से लेकर अंतिम वायसराय माउंटबेटन भी इसी निवास में रहे। स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रपति निवास के रूप में पहचान दी गई। स्कूली बच्चों के लिए तो ये एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस सा है। 83% जो चीजें हैं वो देख के सीखता है। पहले बच्चों ने सुना था, हमने भी सुना था कि राष्ट्रपति भवन द रिट्रीट मशोबरा में है। आज बच्चों ने फिजिकली प्रेजेंस दी और बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनके हुए यहाँ पे। बहुत सारी चीजें बच्चों ने देखी, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उन्होंने देखी कि जो यहाँ की ये बिल्डिंग थी ये किस तरह से ये स्टेजेस में डेवलप हुई, और जो धज्जी वॉल आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो स्टिल मेंटेन है, जो एक हिमाचल का ऐतिहासिक विरासत है। दूसरी चीज अगर मैं नेचर की बात करूँ तो ओक पाइन ट्रीज है, और सबसे मेन चीज यहाँ पे ये है कि कॉपर बी जो ट्रीज है, जो यहाँ पे 3 है, ये सीजन के हिसाब से 4 बार अपनी लीव्स बदलते हैं, जो मेरे लिए और बच्चों के लिए बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। आपको बता दें कि देश में 3 राष्ट्रपति भवन हैं। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, जिसे आप सब जानते ही हैं, मशोबरा का ये राष्ट्रपति निवास, और तीसरा सिकंदराबाद में है। राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रपति अपने दोनों रिट्रीट पर साल में कम से कम 1 बार जाते हैं। इस प्रवास के दौरान उनका कार्यालय भी साथ रहता है, यानी सारा कामकाज दिल्ली से शिमला या हैदराबाद पहुंच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं, धरती का पारा इन दिनों काफी हाई है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी चिलचिलाती गर्मी से बिल्कुल परेशान हो गए हैं। लिहाजा लखनऊ के जूलॉजिकल पार्क में रहने वाले पक्षियों और जानवरों के लिए जू प्रशासन ने स्प्रिंकलर समेत खाने पीने के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, जिनसे उनके आशियाने को ठंडा रखा जा सकता है। जानवरों को जलती चुभती गर्मी से राहत भी दिलाई जा सकती है।
जानवर हैं तो क्या हुआ, गर्मी इन्हें भी लगती है, धूप की चुभन इन्हें भी महसूस होती है। हैरान परेशान हर बेजुबान गर्मी से बचने की फिराक में लगा हुआ है। क्या बाघ, क्या हिरन, क्या मगरमच्छ और क्या दरियाई घोड़ा। आसमान से बरसती आग की तपिश कम करने के लिए पानी से बेहतर कुछ और नहीं, सबके सब पानी में समाये जा रहे हैं। तस्वीरें लखनऊ के जूलॉजिकल पार्क की है। हर जगह की तरह गर्मी का सितम यहाँ भी है, लेकिन बेजुबानों को राहत देने के लिए गर्मी से निपटने के लिए यहाँ पुख्ता इंतजाम है। पानी के पूल के साथ साथ जगह जगह पानी के छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, ताकि जमीन के साथ साथ जानवरों के बाड़े भी गीले रहें और जानवर अपने आशियाने में कूल महसूस कर सकें। गर्मियों के लिए हम लोग मेनली जो है, आपने बाड़े देखे होंगे, ज्यादातर बाड़ों में हमारे यहाँ ग्रीनरी बहुत है, एक तो पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं, तो इसलिए हर बाड़े में छाया पेड़ों की रहती है। मगर इसके अलावा भी जैसे चिड़ियों के लिए खस या जो नरकुल की चटाई होती है उसका इंतजाम किया है सब जगह। जो पानी वाले बाड़े हैं जिसमें उसमें कोशिश ये रहती है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उसमें फ्रेश वाटर है, जिससे पानी का टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा बढ़े ना। इसके साथ ही जो स्प्रिंकलर्स आपने कई जगह लिखे होंगे, जो फुहारे लगे हुए हैं वो नमी रखते हैं सारे बाड़ों में और वो चलते रहते हैं हर जगह। माइक्रो स्प्रिंकलर इसी तरह लगे हुए हैं। जू प्रशासन ने जानवरों के शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए खाने पीने का भी बेहतर इंतजाम किया हुआ है। शाकाहारी जानवरों को सीजनल फल दिए जा रहे हैं, तो शेर, बाघ जैसे मांसाहारी जानवर जो गर्मी की वजह से खाना पीना कम कर देते हैं, उन्हें हाइड्रेट रखने के लिए कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स दिए जा रहे हैं। सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जैसे तरबूज हो गई, खरबूजा हो गया है, भुट्टा आ रहा है, खीरा है, ककड़ी है, आम है, इसका समावेश भी जो है खानों में कर देते हैं, जिसमें जो शाकाहारी जानवर है उनके भोजन में पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बनी रहे। इसके अलावा जो शेर वगैरह है वो खाना थोड़ा सा कम कर देते हैं गर्मियों में, लेकिन उसकी जगह हम लोग कैल्शियम, विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट उनको देते हैं, जिसमें उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे और वो गर्मी से उनकी लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ी रहे। कुल मिलाकर लखनऊ के इस जूलॉजिकल पार्क में गर्मी से राहत के पूरे इंतजामात हैं। बेजुबानों को सूरज की तपिश से बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, ताकि हर जानवर महफूज रह पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन दिनों चुपती जलती गर्मी से परेशान केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी हो रहे हैं। ऐसे में जंगली जानवर भी खुद को राहत पहुंचाने के लिए आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं। वहीं पालतू जानवरों को भी गर्मी से बचाने के लिए कुछ ऐसे खास और जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी से केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी हलकान हो रहे हैं। इंसान तो जैसे तैसे गर्मी से राहत पा ले रहा है, लेकिन जानवर जाएं तो जाएं कहां? तालाब में घुसे हाथियों का ये वीडियो इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। उत्तराखंड में कोटद्वार के लैंसडाउन की ये तस्वीर है। लालढांग रेंज फॉरेस्ट एरिया के सिगड्डी में गांव वालों ने दरअसल तालाब बनाया था अपने मवेशियों के लिए, मगर तपती गर्मी में जंगली जानवरों का भी बुरा हाल है। ऐसे में रिहायशी इलाके में पहुंचकर तालाब का पानी पीकर प्यास बुझाते हाथियों का ये झुंड राहत लेता दिखा। पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए जंगल से निकला हाथियों का ये झुंड आबादी वाले इलाके में पहुंचा। कुंभीखाल गांव है ये, जहां तालाब में हाथियों की टोली कुछ ऐसे अटखेलियां करती दिखी, तो वहीं यही तालाब उनको गर्मी के ताप से भी बचा रहा। दूसरी तस्वीर राजस्थान के पाली की है। गर्मी का प्रकोप झेल रही इन गायों को राहत देने के लिए यहाँ दरअसल नेक काम हो रहा है। इन बेजुबानों के लिए कूलर, पंखे और टमाटर, खरबूजा, ककड़ी और लौकी जैसे रसीले फल सब्जियों की व्यवस्था की गई है। पाली का ये गीता भवन है, जहाँ बनी गौशाला में गर्मी से बचाव के लिए इन गायों को स्नान भी करवाया जा रहा। यकीनन इन बेजुबान जानवरों के लिए खाने पीने और रहने सहने की हर वो मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं, जिससे इन्हें इस चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिले। कोटद्वार से विकास वर्मा और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।